हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। राष्ट्रीय आय की जो श्रृंखला चल रही है B1 सीरीज़ हमारी, उसमें पार्ट 5 आज हम ले रहे हैं। 4 वीडियो राष्ट्रीय आय के हम अपलोड कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में ये हमारा 5वां वीडियो है, क्योंकि राष्ट्रीय आय एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट अब हम लेते हैं घरेलू आय। घरेलू आय किसे कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एनडीपीएफसी को ही घरेलू आय कहते हैं, एनएनपीएफसी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनडीपीएफसी यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसे हम घरेलू आय कहते हैं। एनएनपीएफसी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। घरेलू आय की हम परिभाषा बनाते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को घरेलू आय कहते हैं। ये तो हुई उत्पादन की दृष्टि से घरेलू आय। इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय शामिल नहीं होती है, इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, क्योंकि हम शुद्ध बोले हैं। फिर हम बात करते हैं आय विधि से भी हम ले सकते हैं। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित आय का योग ही घरेलू आय है। इसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय शामिल नहीं होगी। अब हम लें राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन बनाते हैं। किसी देश में, अब यहाँ घरेलू सीमा नहीं बोलेंगे क्योंकि राष्ट्रीय है, किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से साधन आय, शुद्ध साधन आय शामिल की जाती है। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होगा क्योंकि शुद्ध है ये। दूसरी परिभाषा हम आय विधि के अनुसार भी बना सकते हैं। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों द्वारा अपनी सेवाएं देने के बदले में जो आय अर्जित की जाती है, उसका योग ही राष्ट्रीय आय है। इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय भी शामिल होती है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला आय विधि से ये भी बना सकते हैं कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज और प्लस लाभ। 4 साधन है, चारों की आय को जोड़ दो तो आय विधि से राष्ट्रीय आय का सूत्र बन जाता है। हमने इससे पहले राष्ट्रीय आय या घरेलू आय की परिभाषा नहीं बताई थी। वो इसीलिए नहीं बताई थी कि हम एक बार बनाना सीखें कि परिभाषा कैसे बनती है, रटना नहीं है। यहाँ राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं दी गई हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान करें। मार्शल, पीगू, फिशर, साइमन कुजनेट्स, आधुनिक कंसेप्ट साइमन कुजनेट्स का है। ये परिभाषाएं हमको एक बार रीड करना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसकी परिभाषा किस आधार पर दी गई है। हम केवल एक चर्चा करते हैं। जैसे मार्शल ने यह कहा था, किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर या प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर, प्राकृतिक संसाधन मतलब भूमि, तो श्रम और पूंजी 1 वर्ष की अवधि में प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर जो भौतिक अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध योगफल उत्पादित करते हैं, उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो मार्शल ने अपनी परिभाषा का आधार उत्पादन को बनाया है। उत्पादन के आधार पर अपनी परिभाषा, ये हमको ध्यान रखना है कि मार्शल ने अपनी परिभाषा में उत्पादन को वेटेज दिया है। नेक्स्ट हम बात करें पीगू। पीगू ने क्या मेन कंसेप्ट दिया? पीगू ने यह कहा कि किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनमें से हम केवल उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे
जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो पीगू ने मुद्रा रूपी पैमाना दिया है। उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को जिन्हें आप मुद्रा में माप सकते हैं उन्हें ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। फिशर ने अपनी परिभाषा का आधार उपभोग को बनाया। फिशर ने यह कहा कि एक वर्ष की अवधि में, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनमें से राष्ट्रीय आय में उसी को शामिल करेंगे जो उपभोग के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए जो उपलब्ध होगा उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। फिशर की परिभाषा के सेम ही साइमन कुजनेट्स ने जो परिभाषा दी वो लगभग फिशर की और दोनों की सेम ही है। साइमन कुजनेट्स ने भी यही कहा कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में जो पहुंचता है वही राष्ट्रीय है। समझ गए ना कि उत्पादन भले कितना ही हुआ हो लेकिन उपभोक्ताओं के हाथों में, अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में उपभोग करने के लिए जो उपलब्ध है, जो वस्तु और सेवाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं, बस उन्हीं को हम राष्ट्रीय में शामिल करेंगे। भले उत्पादन हो गया हो लेकिन उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं है तो वो राष्ट्रीय में शामिल नहीं होंगी। ये कुछ परिभाषाएं हमने चर्चा की। अब इसी दौर में हम अगला हमारा कंसेप्ट है नेशनल इनकम से रिलेटेड है, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। पिछले वीडियो में हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ा था, वैयक्तिक प्रयोज्य आय। उसमें हमने बात की थी, मेरी आय की बात की थी कि मुझे जो भी आय प्राप्त हो रही है उसमें से मैं सरकार को टैक्स दे दूं या मैं गवर्नमेंट की वो फीस फाइन्स वगैरह अगर मुझ पर लगे हों तो वो मैं दे दूं। इसके बाद मेरे पास जो पैसा बचा वो मैं अपनी मर्जी से खर्च कर सकता हूं। मतलब ऐसी मेरी वह आय जिसे मैं स्वतंत्रतापूर्वक व्यय कर सकता हूं, अर्थात मेरी मर्जी हो उतना मैं उपभोग कर सकता हूं और मेरी मर्जी हो उतना मैं बचत कर सकता हूं। तो प्रयोज्य आय के दो ही उपयोग होते हैं, या तो मैं उपभोग करूंगा या मैं बचत करूंगा। तो वो तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय थी। अब हम देश की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में क्या शामिल करेंगे? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में निजी उद्यम, सरकार, परिवार सभी को स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग या बचत करने के लिए जो आय उपलब्ध होती है, क्या बोला मैं? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में परिवार, निजी उद्यम, सरकार आदि को स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग व बचत करने के लिए या स्वतंत्रता पूर्वक व्यय करने के लिए जो आय उपलब्ध है उसे हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं। डिस्पोजेबल, उपभोग्य मतलब उपभोग करने के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। ये हो गया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसकी काउंटिंग कैसे गणना करेंगे, फार्मूला क्या होगा? तो एक कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि इसकी गणना बाजार कीमतों पर होती है। राष्ट्रीय आय क्या है? पिछले वीडियो में हमने देखा, अभी भी बताया मैंने कि राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू आय क्या है? एनडीपीएफसी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एनडीआई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इक्वल टू, यहां पर थोड़ा टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सिंपल इंग्लिश है, कोई टफ नहीं है। एनडीआई इक्वल टू एनएनपीएफसी, मतलब राष्ट्रीय आय तो हो गई, और अभी मैंने क्या कहा, बाजार कीमतों पर गणना होगी इसकी। तो यहां पर हमको ये साधन लागत है ना, तो इसको बाजार कीमत बनाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ना पड़ता है। पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था मैंने कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो प्लस एनआईटी कर दिया, ये क्या बन गया? एनएनपी एमपी। ये एफसी में अगर मैं एनआईटी जोड़ देता हूं तो ये एनएनपी एमपी बन गया, बाजार कीमत पर एनएनपी। प्लस ये विशेष ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना यही मेन है कि नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण। शुद्ध क्यों? क्योंकि एक साल में हमने विदेशों को ट्रांसफर पेमेंट किया है,
और उसी एक साल में विदेशों से हमारे पास कितना ट्रांसफर आया है, अर्थात ट्रांसफर का इनकमिंग माइनस ट्रांसफर का आउटगोइंग, नेट इसलिए आया है कि शुद्ध चालू हस्तांतरण विदेशों से जो भी हमारे पास आया है वो इसमें हम जोड़ रहे हैं। ये ध्यान रखना, घरेलू आय, राष्ट्रीय आय, इसमें ट्रांसफर कभी नहीं मिलता है, कभी इसमें जोड़ते नहीं है, लेकिन क्योंकि डिस्पोजेबल वर्ड लगा है, डिस्पोजेबल खर्च करने योग्य, तो उसमें तो ट्रांसफर जुड़ेगा। जैसे अमेरिका ने हमको 100 करोड़ रुपए गिफ्ट दिए, अब 100 करोड़ गिफ्ट दिए हैं तो हम खर्च करेंगे ना, सरकार को दिए हैं तो सरकार खर्च करेगी ना, सरकार के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए जब डिस्पोजेबल वर्ड लग जाता है तो ट्रांसफर इनकम को जोड़ा जाता है। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण, चालू करंट क्यों, क्योंकि इसी वर्ष के हस्तांतरण लेने हैं हमको। यस, इसी फार्मूले को और समराइज करें छोटा याद करने के लिए, ये तो मैंने इसलिए किया था ताकि हमको मालूम पड़े कि राष्ट्रीय आय में इतनी चीज़ें जोड़ते हैं तब हमारा एनडीआई आता है, हम डिफरेंस कर सकें कि राष्ट्रीय आय की तुलना में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बड़ी धारणा है। देखिए यहीं से क्लियर हो गया कि एनडीआई कब निकल रहा है, जब एनएनपीएफसी में ये दो कंसेप्ट हम और जोड़ते हैं। इसको और छोटा करना चाहें तो एनडीआई इक्वल टू एनएनपीएमपी, यहाँ से हम चालू करें, एनएनपीएमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो एनडीआई है इसके दो रूप हैं, ग्रॉस एनडीआई और नेट एनडीआई, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ग्रॉस एनडीआई, नेट एनडीआई। ग्रॉस जब भी लगता है तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास जुड़ा हुआ है, मूल्यह्रास उसके अंदर आएगा तभी वो ग्रॉस बना है। तो हमारी जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसी में, ये जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है इसमें ही अगर हम डेप्रीशिएशन जोड़ दें, मूल्यह्रास जोड़ दें तो ग्रॉस बन जाएगा। देखिए, और एक और तरीका, एक ये फार्मूला यहाँ लिखा है मैंने, एनडीआई प्लस डेप्रीशिएशन, और दूसरा तरीका है एनएनपीएमपी की जगह एन की जगह जी कर दो, ये जो शुद्ध है ना इसको सकल कर दो, अपने आप ये सकल बन जाएगा, जीएनपीएमपी प्लस करंट ट्रांसफर, है ना। अगर आप एनएनपीएमपी की जगह जीएनपीएमपी कर दोगे तो ये जीएनडीआई बन जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा जीएनडीआई। अब है शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। शुद्ध निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सकल में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दें, है ना। अब जीएनडीआई अगर हमको दिया हुआ है और एनएनडीआई निकालना है तो एनएनडीआई इक्वल टू जीएनडीआई, फर्क किसका है, शुद्ध और सकल का। शुद्ध छोटा कंसेप्ट है तो माइनस डेप्रीशिएशन करना पड़ेगा, ये माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, एक यहाँ लाइन लिखी, इसको आप ध्यान रखना, एनडीआई ही एनएनडीआई है। ये जो हमने बात की ऊपर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, यही नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी यही है, ठीक है ना। एनएनडीआई और एनडीआई सेम थिंग है। चलिए, इस कंसेप्ट के बाद नया हम कंसेप्ट ले रहे हैं, प्रचलित या चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। प्रचलित या चालू कीमतों पर, शब्द पर ध्यान देना, रटना नहीं हमको। इंग्लिश में देखें, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस चालू कीमतें या प्रचलित कीमतें क्या हो रही हैं कि जैसे हम इस वर्ष की राष्ट्रीय की गणना कर रहे हैं तो इस वर्ष में कीमतें जो बाजार में चल रही हैं, प्रचलित कीमतें, इस वर्ष में जो कीमतें चल रही हैं उसको हम चालू कीमतें या प्रचलित कीमतें बोलते हैं, करंट प्राइसेस। तो इसकी गणना करने के लिए क्या करें, तो इस वर्ष में जो भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी गणना करने के लिए कीमतों का गुणा करना पड़ेगा, क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्राइस कौन सी लेंगे, इसी साल की। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिख के इसको अपन शब्दों में लिख सकते हैं, PC इंटू QC, प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन करंट ईयर। इस वर्ष की उत्पादन मात्रा और इस वर्ष की कीमत, इनका अगर गुणा कर दिया जाए तो इस वर्ष की जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। कौन सी कीमतों पर प्राप्त हुई है, करंट ईयर पर।
प्रचलित कीमतों पर ध्यान रखें आप, यहाँ जीडीपी की जगह जीएनपी भी लिख सकते हैं, यहाँ जीडीपी की जगह राष्ट्रीय आय भी लिख सकते हैं कि चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, उसमें भी आपको यही लिखना है कि इस वर्ष या एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना प्रचलित वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो इसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय या प्रचलित कीमत पर राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब यहाँ राष्ट्रीय आय की जगह मैंने क्या ले लिया, जीडीपी, यहीं पर जीडीपी की जगह और क्या ले सकते हैं, जीएनपी। आपको तो ध्यान ये शब्द रखना है कि ये प्रचलित कीमत है, मतलब करंट ईयर की प्राइसेस का मल्टीप्लाई करना है, और हमेशा प्रचलित कीमत पर जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मौद्रिक, नॉमिनल बोलते हैं, ये याद रखना है। मौद्रिक जीडीपी का मतलब प्रचलित कीमत पर जीडीपी, मौद्रिक राष्ट्रीय आय का मतलब प्रचलित कीमत पर राष्ट्रीय आय की गणना, मौद्रिक जीएनपी का मतलब प्रचलित कीमत पर जीएनपी की गणना। नेक्स्ट, इसी के आगे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, स्थिर कीमत क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि सदैव तुलना करने के लिए एक सामान्य वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है जिससे वर्तमान वर्ष की तुलना होती है। अभी जैसे हमारे आधार वर्ष 2011-12 मान लो, तो 2011-12 में जो कीमतें हैं वो कीमतें हमको लेनी है, उत्पादन तो इसी वर्ष का लेना है, लेकिन कीमतें कौन सी लेंगे, 2011-12 में। तो हमको मालूम पड़ेगा कि उन कीमतों के हिसाब से अभी जीडीपी कितना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमें मालूम चले कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में कितना परिवर्तन आया है, कीमतों के कारण कितना परिवर्तन आया है। तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, तो देखिए पी कर दिया और क्यू सी। क्वांटिटी तो करंट ईयर की है, लेकिन प्राइसेस कौन सी है, बेस ईयर की, आधार वर्ष की कीमतें। वर्तमान की कीमतें नहीं लेना, वर्तमान की कीमत तो यहाँ ले ली। अब हमने कीमत कौन सी ली, आधार वर्ष 2011-12 की हमने कीमत ले ली। तो अब ये जो वैल्यू आया, ये जीडीपी आया, ये कौन सी कीमतों पर है, स्थिर कीमतों पर। इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। यहाँ भी जीडीपी की जगह राष्ट्रीय और जीएनपी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ राष्ट्रीय लिखूँ आधार कीमतों पर, तो ये वास्तविक राष्ट्रीय, यहाँ जीएनपी लिखें तो वास्तविक जीएनपी, राष्ट्रीय लिखो तो वास्तविक राष्ट्रीय। तो वास्तविक शब्द जब भी लगा है तो हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कीमतों का प्रभाव हटाया गया है, अर्थात आधार कीमतों पर गणना हो रही है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हमें मालूम चले कि आधार वर्ष की तुलना में प्रचलित वर्ष में कीमतों में कितना परिवर्तन आया है। इसके लिए कितने गुना या कितने प्रतिशत परिवर्तन आया है, हम डिफ्लेटर निकालते हैं, अवस्फीतक निकालते हैं, जीडीपी अवस्फीतक, जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ पर जीएनपी भी लिख सकते हो, तो यहाँ जीएनपी हो जाएगा, है ना। तो अवस्फीतक का मतलब क्या, डिफ्लेटर का मतलब क्या है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान की कीमतों में कितना प्रतिशत या कितने गुना परिवर्तन आया। एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला, इतना ध्यान रखना है, नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी। नॉमिनल मतलब प्रचलित कीमत पर जो जीडीपी ज्ञात हुई, रियल स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी प्राप्त हुई है, और इंटू 100 किया, इसका मतलब है प्रतिशत में वैल्यू आएगी। अगर आधार वर्ष का 100 है और वर्तमान ये डिफ्लेटर अगर हम निकालते 135% आया, तो हमको ध्यान रखना है कि 35% कीमतें बढ़ गई है। डिफ्लेटर जीडीपी अवस्फीतक जो है वो ये बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में प्रचलित वर्ष में कितने गुना या कितने प्रतिशत परिवर्तन। यदि 100 से ऊपर आता है वैल्यू तो हम कहेंगे वृद्धि हुई है, और 100 से कम आता है तो कमी हुई है। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं, यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना, यदि जीएनपी अवस्फीतक निकालना है तो नॉमिनल जीएनपी ओपन रियल जीएनपी हो जाएगा। नेक्स्ट, हरित राष्ट्रीय आय, ग्रीन नेशनल इनकम, इसी को हम हरित जीडीपी भी कह सकते हैं, हरित जीएनपी भी कह सकते हैं। ग्रीन, आपको तो ग्रीन वर्ड याद रखना है, अंदर का जो मैटर है वो सेम हो जाएगा, केवल ये वर्ड चेंज हो जाएगा। जैसे हरित राष्ट्रीय आय, इसकी ये क्या होता है, ग्रीन जीएन। आजकल ये ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल इनकम का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है।
उसका कारण है कि जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करने से पर्यावरण में प्रदूषण होता है। इसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अत्यधिक दोहन होता है, प्राकृतिक संसाधनों की क्षति होती है, तो वो तो हम काउंट कर ही नहीं रहे। जब हम राष्ट्रीय आय या जीएनपी या जीडीपी की गणना करते हैं हम तो यही कहते हैं कि एक वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो शुद्ध उत्पादन हुआ है ये हमारा जीडीपी या जीएनपी या राष्ट्रीय आय है। लेकिन इस उत्पादन को करने में कितना पर्यावरण का नुकसान हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का कितना दोहन हुआ, कितना डिग्रेड हुआ, ये हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई। जो संसाधनों का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ये हमारे उत्पादन की लागत है। तो हम ये कहेंगे कि जब देश में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, एक वर्ष में जो अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की गणना की जाती है, उस गणना में पर्यावरण संबंधी प्रदूषण की जो लागत है और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण या दोहन की लागत है, उसे भी उसमें शामिल किया जाए। तो इस प्रकार के लेखांकन को, इस प्रकार की गणना को हम कहेंगे हरित राष्ट्रीय आय या हरित जीडीपी या हरित जीएनपी। अपने को तो हरित शब्द ध्यान रखना है कि जिसके भी साथ हरित लगा हुआ हो वहाँ पर हमको ये लिख देना है कि इसकी गणना करने में ये लागतें यदि शामिल की जाती हैं उत्पादन की लागत के रूप में तो इसे हम हरित कहेंगे। नेक्स्ट है जीडीपी और कल्याण। जीडीपी और वेलफेयर मतलब सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। अब सकल घरेलू उत्पाद यानी क्या? P इंटू Q। सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा हमने जीडीपी, है ना। जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसको हम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और इंटू कीमत का गुणा कर दें तो मालूम पड़ जाएगा जीडीपी कितना हुआ। देश का जीडीपी दो कारण से बढ़ सकता है, या तो इस साल हमारा उत्पादन बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ सकता है, या हो सकता है उत्पादन तो नहीं बढ़ा, कीमतें बढ़ गई। P बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा और Q बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन केवल अगर P बढ़ने से जीडीपी बढ़ा है तो ये कल्याण को नहीं बताता है। वास्तव में उत्पादन बढ़ा हो और उस कारण से अगर जीडीपी बढ़ा हो तो ये कल्याण को बढ़ाएगा। अब जीडीपी कल्याण से सीधा संबंधित है कि यदि देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि भाई कल्याण बढ़ेगा। लेकिन इसे प्रभावित करते हुए तीन कारक बताए हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट हम लेते हैं जीडीपी का वितरण। यदि देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है, लेकिन वितरण असमान हुआ है। अमीर हैं वो और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए, गरीबों को कुछ नहीं मिला, अमीर अधिक उपभोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से असमान वितरण यदि संसाधनों का या वस्तुओं का होता है तो यह कल्याण में कमी करेगा। ये हमको ध्यान रखना है कि जीडीपी बढ़ने पर कल्याण बढ़ता तो है, लेकिन यदि जीडीपी बढ़ने के साथ वितरण की असमानता या असमान वितरण हुआ तो कल्याण में कमी करेगा, समान वितरण हुआ तो कल्याण को बढ़ाएगा। फिर है जीडीपी की संरचना। जीडीपी में कई प्रकार की वस्तुएं हैं, है ना। इतनी वस्तुएं जैसे सुरक्षा संबंधी वस्तुएं तो मिसाइल, बंदूकें, इनका उत्पादन, रक्षा संबंधी उपकरण, इनका उत्पादन अधिक होता है तो भी जीडीपी तो बढ़ेगा ही। लेकिन एक आम पब्लिक को इनसे कोई लेना देना नहीं है प्रत्यक्ष रूप में, इनके लिए कोई उपभोग का स्तर बढ़ा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अगर अधिक बढ़ती हैं, इनका उत्पादन ज़्यादा होने से जीडीपी बढ़ रहा है तो कल्याण नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज़। बाह्यताएं मतलब एक्सटर्नलिटीज़, ऐसे धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव उत्पादन होने से। जैसे कोई गवर्नमेंट ने बगीचा लगाया, गार्डन बनाया, बहुत अच्छे सुगंधित फूलों के पौधे लगाए, लोग रोज आते हैं, बैठते हैं, सुगंधित फूल महकते हैं, लोगों को आनंद आता है। हम कहेंगे ये धनात्मक बाह्यताएं हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, तो ये कल्याण को बढ़ाएंगी। फिर हम बात करें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, कैसे? जैसे एक स्टार्च फैक्ट्री है, स्टार्च फैक्ट्री लगी हुई है, बहुत बदबू देती है, बहुत बदबू निकालती है, आसपास लोग जाते हैं परेशान हो गए, आसपास लोग रहते हैं परेशान हो गए,
कि हम यहाँ कहाँ रह रहे हैं। तो ये उत्पादन तो हो रहा है स्टार्च फैक्ट्री में, लेकिन इससे कल्याण में कमी होगी। ये ऋणात्मक बाह्यताएं हैं। बाह्यताएं मतलब बाहर से होने वाला प्रभाव, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक बाह्यताएं जो हैं वो कल्याण को बढ़ाती हैं, ऋणात्मक बाह्यताएं जो हैं वो कल्याण को घटाती हैं। इस प्रकार से आज के हमारे वीडियो में हमने ये सारी बातें जो हैं वो की हैं। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ लेंगे। अभी तक इस राष्ट्रीय आय के चैनल में हम देखें, इस सीरीज़ में ये 5वां वीडियो हमारा है। अगला वीडियो हमारी विधियों से रिलेटेड होगा। धन्यवाद।